या वक्फ बिल्कुल लाई क्यों है भाजपा, ये भी समझने की जरूरत है। मैं इल्जाम लगाने लग जाऊं कि केंद्र सरकार में बहुत सारी धांधलियां हो रही है, तो क्या प्रधानमंत्री बदल देंगे? हवा जिहाद, कुछ दिन में कहेंगे पानी जिहाद, कौन कौन से जिहाद को करवाएंगे ये? राजनीति इस तरह के सारे मुद्दों पे भाजपा करती है। उनको मुद्दा मिलना चाहिए जो मुसलमानों से कुछ भी रिमोटली या डायरेक्टली कनेक्टेड हो। वो चाहते हैं कि धीरे धीरे मुसलमान वक्फ के नीति निर्धारण से अलग हो जाए। कभी औरंगजेब उखड़ता है, कभी वक्फ बोर्ड के लिए हंगामा करते हैं, कभी कोई और मुद्दा। दावा नहीं ठोका, यहाँ तो वक्फ की जमीनों पर दूसरे लोगों ने सरकार के तंत्र के साथ मिलकर कब्जा किया है। भाजपा राजनीति शुरू कर देती है। उनका मकसद, मैं बार बार कहता हूँ, साफ साफ कहता हूँ कि मुसलमानों को लगातार अटैक करते हैं। वो दो मकसद है। नमस्कार, आप देख रहे दी कंटाप, मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक शेर से शुरुआत करते हैं कि वो मुझसे उदासी का सबब पूछते हैं, खुद ही जख्म देते हैं और मरहम पूछते हैं। दरअसल बात यह है कि वक्फ बोर्ड को लेकर मुसलमानों में नाराजगी है, और ये नाराजगी क्यों है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो खास व्यक्ति मौजूद हैं वो राजद दिल्ली प्रदेश युवा कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं, शिक्षाविद हैं और समाज सेवी भी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। नाम आइन अहमद है, जो तारीफ के मोहताज नहीं है, लेकिन औपचारिकता करनी जरूरी होती है। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मुसलमानों में नाराजगी क्यों, जबकि बीजेपी का कहना है कि वक्फ बोर्ड के संशोधन से उसमें पारदर्शिता आएगी, उसके नियमों में कुछ बदलाव होंगे तो मुसलमानों को, बाकी जो गरीब तबके के लोग हैं उनको फायदा होगा। बीजेपी तर्क दे रही है आइन साहब की अगर वक्फ बोर्ड में अगर संशोधन होता है तो गरीब मुसलमान जो है उनको फायदा होगा। फिर आखिर नाराजगी मुसलमानों में ही क्यों है? क्योंकि उनके भले के लिए बीजेपी कर रही है। देखिए, कई बातें हैं। एक तो इसमें आपने जो कहा कि बीजेपी कह रही है कि गरीबों का फायदा होगा। जब भी बीजेपी कहे कि गरीबों का फायदा होगा, आप सतर्क हो जाइए। उनका ये कुतर्क कि गरीबों का फायदा होगा, यही सतर्क होने के लिए काफी है। क्योंकि जब जब उन्होंने कहा है कि गरीबों का फायदा होगा, उन्होंने भारत के गरीबों का नुकसान किया है। पहली चीज तो ये। दूसरी बात कि वक्फ बिल की जो जरूरत या वक्फ बिल पे जो हंगामा है वो क्यों है, या वक्फ बिल्कुल लाई क्यों है भाजपा, ये भी समझने की जरूरत है। देखिए, है क्या कि मुसलमानों की तरफ से वक्फ बिल का जो विरोध है वो इसकी प्रासंगिकता को लेकर के है, इसके ऊपर अथॉरिटी को लेकर के है, कि जिस तरीके से एक सिलसिलेवार तरीके से भाजपा चाहती है कि मुसलमानों का इसके ऊपर से अथॉरिटी खत्म हो। वो आपने बिल पढ़ा होगा, उसमें जो सीईओ के लिए जो उन्होंने किया है, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के बंदे के लिए किया है, ये सारी चीजें इस बात को दर्शाती है कि कैसे जो वक्फ की जमीनों या वक्फ के जो प्रॉपर्टीज है उन पे फैसलों का अधिकार डायरेक्टली चेंज किया जाए। वो चाहते हैं कि धीरे धीरे मुसलमान वक्फ के नीति निर्धारण से अलग हो जाए। अदरवाइज आप ये बताइए कि वक्फ के मामलात क्या कोर्ट में नहीं जाते हैं? जाते हैं ना। नहीं, लेकिन ये तर्क दिया जा रहा है कि शायद पहले वक्फ के जो मामला थे वो कोर्ट नहीं जाते थे, क्योंकि जो चाहता था वक्फ बोर्ड वो कर लेता था। नहीं, ऐसा नहीं है। वक्फ बोर्ड जो चाहता था वो कर नहीं लेता था। सबका एक तरीका था। हिंदुस्तान में कानून से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो तरीका अपनाया गया है कि सिलसिलेवार तरीके से मुसलमानों को वक्फ की नीति निर्धारण से अलग करना, ये कौन सी बात है? वक्फ मुसलमानों की चीज है। अगर तो जहां पे एक धर्म की बात है या एक धार्मिक मामलात की बात है, उससे रिलेटेड मामले हैं, वहां पे किसी भी तरह का इंटरफेरेंस करना, ये तो वही बात होगी कि किसी पीठ में ये कहा जाए कि कोई मुस्लिम जाकर के उसका सीईओ होगा और वही सीईओ रह सकता है। तो इस तरह की बातें करना, देखिए, आप इसका मकसद समझिएगा। भाजपा का मकसद केवल यह है कि लगातार ये जताते रहना कि देखो, हम किसी तरह से, मैं बहुत साफ कहूंगा कि किसी तरह से हमने मुसलमानों को एंगेज कर रखा है, मुसलमानों को तंग कर रखा है, और ये करके वो अपनी एक खास कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हैं। ये हमेशा से उनका तरीका रहा है कि मुसलमानों को तंग करा जाए, इसलिए तंग किया जाए क्योंकि उस तंग करने से
उनकी भी एक खास कॉन्स्टिट्यूएंसी एड्रेस होती है। तो वक्फ के मामले पे मुसलमान बहुत दो टूक लहजे से, इसमें ना तो किसी पार्टी की बात है ना किसी दल की बात है, हम ये कहते हैं कि आप दूसरे मुद्दों पे आइए ना, आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो इतना युवा प्रधान, बताइए। वक्फ बोर्ड तो करप्शन का अड्डा बन गया था। लैंड जिहाद, ये बाल मुकुंदाचार्य हैं, वो कह रहे हैं इसमें लैंड जिहाद होता था, किसी की भी जमीन को आप क्या देखते हैं कि हमारा है। नहीं नहीं, ये तो जो भी लोग कुछ भी होगा उसके साथ एक जिहाद वर्ड जोड़ करके वो सोचते हैं कोई बहुत बड़ा कारनामा कर रहे हैं। लैंड जिहाद, कोई कुछ दिन में कहेंगे हवा जिहाद, कुछ दिन में कहेंगे पानी जिहाद, कौन कौन से जिहाद को करवाएंगे ये? मतलब जितना जिहाद हमने कभी सुना नहीं होगा पूरे दुनिया ने, उतने जिहाद की टर्मिनोलॉजीज तो इन लोगों ने खड़ी कर दी है ना। तो जिहाद नामी वर्ड को इन्होंने टेरराइज कर रखा है पूरे माहौल को। इस तरह का कुछ भी नहीं है। देखिए ऐसा है, वक्फ बोर्ड के अपने काम है, उसमें जो भी अनियमितताएं कभी हुई होगी वो दुनिया के हर बोर्ड में होती है। कौन से बोर्ड में नहीं है? कौन सी जगह पे, अच्छा कितनी सीएजी की रिपोर्ट्स को ये लोग फॉलो कर रहे हैं, कितनी जगहों पे ये बाकी बोर्ड्स में, बाकी संस्थाओं में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके लिए कुछ कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार के नाम पे आप भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए कोई बात करिएगा तो एक बात होगी, आप वक्फ बोर्ड के जो उसका जो अस्तित्व है, उसकी जो सॉवरेनिटी है, उसके जो अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है, आप उसकी ऑटोनोमस सिचुएशन को, ऑटोनोमस पोजीशन को कहीं ना कहीं किल करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए तो मुसलमान पक्ष बिल्कुल क्लियर है कि हम इसके विरोध में खड़े हैं, चाहे वो किसी भी दल से हो, कैसे भी हो, सभी लोग। एक जेसीबी के जो अध्यक्ष हैं जगदम्बिका पाल साहब, वो भी कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के जो संशोधन को लेकर गुमराह किया जा रहा है लोगों को, एक साजिश हो रही है देश को चलाने की। जगदम्बिका जी से मेरा सवाल ये है कि सबसे बड़ी बुरी गुमराही तो उन्होंने फैलाई है। आप ये बताइए कि कौन सी जेपीसी में सब कुछ पास कर लिया आपने, कैसे पास कर लिया ये बताएंगे वो? ये बताएंगे कि कमेटी के मेंबर्स को उन्होंने लास्ट में जेपीसी के ऑपोजिशन के जितने भी मेंबर्स थे उनको हटा करके, उनको सस्पेंड करके पास कर लिया। ये कौन सी जेपीसी है जहां पे ऑपोजिशन के मेंबर्स को आपने सस्पेंड कर लिया? और अगर ये बात है तो क्या वो जेपीसी के अंदर जितनी बातें हुई हैं, क्या वो पार्लियामेंट के पटल पे ऑन रिकॉर्ड रखवाएंगे कि जेपीसी के, जब भी इस तरह की जेपीसी होती है, दो तरह की बातें होती हैं कि उसके निष्कर्ष को तो पटल पे रखते ही हैं, लेकिन उसके प्रोसीडिंग्स को क्या पटल पे रखेंगे? उसकी प्रोसीडिंग्स को पटल पे रखने की हिम्मत अगर जेपीसी के हमारे मुखिया जगदम्बिका पाल जी या इस सरकार को है तो रखे प्रोसीडिंग्स को। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि सुझाव मिला था तब हमने उसको आगे बढ़ाया। वही तो कह रहा हूं ना, कोई बात नहीं, सुझाव मिला था ना, तो वो प्रोसीडिंग्स को पार्लियामेंट की पटल पर रखे, जनता के बीच रखे कि कहां से क्या क्या सुझाव मिला था। साहब, आपको नहीं लग रहा है कि इस पर राजनीति हो रही है? बिल्कुल राजनीति की, देखिए राजनीति भाजपा कर रही है, राजनीति इस तरह के सारे मुद्दों पे भाजपा करती है। उनको मुद्दा मिलना चाहिए जो मुसलमानों से कुछ भी रिमोटली या डायरेक्टली कनेक्टेड हो, उस पे भाजपा राजनीति शुरू कर देती है। उनका मकसद, मैं बार बार कहता हूं, साफ साफ कहता हूं कि मुसलमानों को लगातार अटैक करते हैं, वो दो मकसद है। एक तो उनका जो अपना एक आइडियोलॉजी है कि मुसलमानों को साइडलाइन करके, अगर उनको इतनी मुसलमानों की फिक्र होती है तो सालों साल का सवाल पूछा जा रहा है कि पार्लियामेंट में, संसद में, असेंबलीज में मुसलमानों को उन्होंने क्या आज तक हिस्सेदारी दी है? तो 0% हिस्सेदारी है। तो ऐसे में अगर वो मुसलमानों का नाम लेकर के, एक ही मुद्दा है उनका कि उनकी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसको इंटैक्ट रखना चाहते हैं। बाकी लोग जो हैं, दूसरे समुदाय के लोग, उनको तो डर है कि वक्फ के नाम पे आप किसी की भी संपत्ति को आप कह देते हैं मेरा है, फिर आप लोगों को किस बात का डर है? एक भी ऐसा वाकया बताइए जहां वक्फ के नाम पे किसी की भी संपत्ति को कह दिया गया हो ये मेरा है। ऐसा नहीं होता है, किसी की भी संपत्ति नहीं होती है। संपत्ति के कागजात होते हैं, संपत्ति का पूरा एक विवरण होता है कि कहां से किसने खरीदा, किसको गया, कैसे गया। वक्फ जो प्रॉपर्टी होती है वो ऐसे थोड़ी ना कि किसी भी एक XYZ का प्रॉपर्टी को कह देंगे कि ये वक्फ है। उसके पूरे प्रोसीडिंग्स हैं, उसके बिना कभी भी कोई भी जमीन आज तक वक्फ के ने ऐसे नहीं हड़पी है। तो इस तरह के तो ये तो बेबुनियाद इल्जामात है, वो भी चुके। होता क्या है कि टीवी चैनल्स के भोपू से जो चाहे इल्जाम लगा लें, जो चाहे इल्जाम लगा लें। मैं भारत की जनता से अनुरोध करता हूं कि टीवी चैनल के जो भोपू हैं, उससे जो आपको प्रचार किया जाता है, उससे
इतर होकर आप किसी भी मुद्दे की गहराई पे जब जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है, कौन सा कब्जा किया गया। भाई बताइए कहाँ कब्जा किया गया जमीन पर। कई मंदिरों को आप लोग बोले कि ये तो नहीं, तो वो तो ये मंदिर मस्जिद वाली बात पे मैं नहीं जाता हूँ। धार्मिक स्थलों का मामला ये है कि अगर वक्फ की जमीनें निकाली जाए तो इस दिल्ली के अंदर कितने कब्रिस्तान खत्म हो गए। क्यों कब्रिस्तान खत्म हो गए? वो कहां गए वो कब्रिस्तान? कई पार्कों के नीचे वो कब्रिस्तान छुपे हुए हैं। क्यों? किसने ढक दिया उसको? कई बिल्डिंग्स के नीचे वो कब्रिस्तान छुपे हुए हैं। किसने ढक दिया उसको? क्या इसका सवाल का जवाब है सरकार के पास? नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली हुआ उल्टा है। आप जो कह रहे हैं कि वक्फ ने इसकी जमीन उसकी जमीन पे अपना दावा ठोका, हुआ उल्टा है। दावा नहीं ठोका, यहां तो वक्फ की जमीनों पे दूसरे लोगों ने सरकार के तंत्र के साथ मिलकर कब्जा किया है। सरकार भी तो यही कह रही है ना कि पारदर्शिता लाएंगे, जो कब्जे वाली जो यहाँ पे कारोबार चल रहे हैं उसको हटाने के लिए। नहीं, कब्जे वाले कारोबार को हटाने के लिए ये तरीका नहीं होता है। कब्जे वाले कारोबार को हटाने के लिए जो हमारा एग्जिस्टिंग वक्फ का निजाम है, उस निजाम में बैठ करके उसके तरीके ढूंढे जाते हैं कि कहां पे कब्जा है, कैसे है। सरकार आए, सरकार अगर इतना उनका नियत साफ है, सरकार साथ में बैठे और जहां जहां इन्होंने कब्जा किया सरकारी तंत्र के साथ मिलकर के, सरकार ने कब्जा किया हुआ है वक्फ की जमीनों पे, वो खाली कर दे। दिल्ली में कई सारी ऐसे इलाके हैं जहां से खाली हो जाएगी जमीनें। टर्म और इस्तेमाल किया जा रहा है कि शाहीन बाग पार्ट 2 करने की तैयारी चल रही है। नहीं, देखिए शाहीन बाग पार्ट 2 और पार्ट 1 क्या होता है? संवैधानिक अधिकार है भारत की हर एक जनता का कि जब जिस चीज पे चाहे विरोध कर सकते हैं। विरोध करना किसी फैसले का ये कोई किसी चीज का पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं होता है। विरोध होता है और जहां जहां विरोध होगा वो लोग तय कर रहे हैं, तय करेंगे। और जहां भी मैं यहां से विरोध कर रहा हूं, कोई कहीं से विरोध करेगा। विरोध किसी भी चीज का होगा और जो जायज हक है हमारा उसका अगर हनन होगा तो विरोध तो होगा ही ना। सरकार तो आपके हक में कई काम फैसला ले रही है, फिर भी आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार हक में फैसला ले रही है तब विरोध कहां कर रहे हैं? कब बताइए कौन सा हक में फैसला लिया और हमने उसका विरोध किया है? कहीं भी। वक्फ बोर्ड में कितनी धांधली हुई है, कई जगह से ऐसे केसेस आए। उत्तराखंड मैं यही कह रहा हूं ना, सरकार में धांधली हो रही है अगर तो सरकार बदल देंगे। आप कह दीजिए कि मैं इल्जाम लगाने लग जाऊं कि केंद्र सरकार में बहुत सारी धांधलियां हो रही हैं, तो क्या आप प्रधानमंत्री बदल देंगे? क्या आप गृह मंत्री बदल देंगे? नहीं बदल देंगे ना। क्या आप सरकार के कानून बदल देंगे कि नहीं जी अब सरकार ऐसे नहीं चलेगी, अब इसमें तो विपक्ष का भी आदमी? क्या ये करेंगे ऐसा कि सरकार में धांधली चल रही है जी केंद्र सरकार में, और केंद्र सरकार में विपक्ष का एक आदमी भी प्रधानमंत्री के साथ नंबर 2 बनेगा? ऐसा करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो जब ऐसा नहीं करेंगे तो किसी भी बोर्ड के अंदर जो उसकी अपनी ऑटोनोमस पोजीशन है उसको के साथ छेड़छाड़ करना ये कहीं ना कहीं संविधान से मिले हुए हक का हनन है। ये हक का हनन है, लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हक का हनन है। बीजेपी कह रही है कि जो तमाम पार्टियां हैं मुसलमानों को वोट को लेने के लिए बस उनको गुमराह करके और एक माहौल तैयार कर रही है। देखिए ऐसा है, वोट तो 5 साल में एक बार आएगा। वोट लेने के लिए गुमराह का आप भी कर लीजिए, आप भी वोट ले लीजिए मुसलमानों का, आप भी करिए मुसलमानों के लिए कुछ बेहतर। मैं ये कह रहा हूं कि 5 साल में जो चुनाव आते हैं सिर्फ उसकी बात नहीं है। अगर इस एक नागरिक जो भारत का है उसका अगर कहीं अधिकार छीना जा रहा है किसी भी तरीके से, और वो भी इतने बड़े बोर्ड का, इसका अधिकार छीना जा रहा है तो आवाजें तो उठेंगी। अब अगर ऑपोजिशन इल्जाम लगाए कि आप ये हरकतें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों का आप वोट लेना चाहते हैं, उस वोट को उन लोगों को इस नशे में रखना चाहते हैं कि तुम्हें नौकरी ना मिले, तुम्हें रोजगार ना मिले, तुम्हें खाने को पैसे ना मिले, तुम्हें 2 वक्त की रोटी ना मिले, लेकिन तुम इसलिए खुश रहो कि एक विशेष वर्ग के लोगों को हम तंग कर रहे हैं। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये भी तो वोट लेने का तरीका है। तो ये तो कर रहे हैं ना। जहां बात होनी चाहिए कि सरकार ने नौकरियां कितनी दी, जहां बात होनी चाहिए सरकार ने रोजगार के कितने अवसर प्रदान किए, जहां बात होनी चाहिए कि सरकार ने गरीबों की गरीबी उन्मूलन के लिए, हेल्थ स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए क्या काम किया, वहां पे ये डेली कभी औरंगजेब उखड़ता है, कभी वक्फ बोर्ड के लिए हंगामा करते हैं, कभी कोई और मुद्दा। इनके पास एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसपे ये अपना पॉजिटिव नोट दे सके कि मैंने ये काम किया है। इनके पास ये मुद्दा है कि मैंने इस रोड का नाम बदल दिया, मैंने इस बिल्डिंग का नाम बदल दिया। अरे भाई तुम काम से तो आ जाओ,
कब तक ये नशा बेचोगे? कब तक इस तरह के नशे को युवाओं के बीच बेचोगे? भारत एक युवा प्रधान देश है। आप इस देश के साथ खिलवाड़ करके, इस देश के ही साथ नहीं बल्कि पूरे विश्व के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बीजेपी तैयारी कर चुके हैं ईद बाद इसको इम्प्लीमेंट करने देखिए, वो इंप्लीमेंट करने की तो हम तैयारी वो करते रहेंगे। हमारी तैयारी ये रही कि हम जहां तक हो सकेगा इसका विरोध करेंगे, लेकिन मसला ये है कि इनको आखिर में तो जवाब देना पड़ेगा। एक कमजोर हो चुकी सरकार, की सरकार झुकेगी। एक कमजोर हो चुकी सरकार, झुकने की बात नहीं है। आप बहुत सही सवाल आपने पूछ लिया। झुकने की बात नहीं है। यहां तो बात है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, यहां तो बात है कि चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे, यहां तो बात है कि चिराग पासवान क्या करेंगे। इनको जवाब देना पड़ेगा कि ये क्या कर रहे हैं। क्या ये भी भाजपा के साथ इसी तरह से मिले हुए जैसे पिछले मुद्दों पे मिले हुए थे जनता के बीच? क्या ये अपनी आंखें मिला के ये कह पाएंगे कि हम वक्फ के मामले पे भाजपा सरकार के साथ खड़े हैं जैसे सरकार में शामिल है वो लोग? तो अभी तो बहुत बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार एक बार फिर नंगे होने वाले हैं, एक बार फिर उनकी पार्टी नंगे होने वाली है कि इस मुद्दे पे, वक्फ के मुद्दे पे, ये किसके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आइन साहब थे जो आरजेडी के नेता है। वक्फ बिल को लेकर हो हल्ला मचा हुआ है और ये भी कहा जा रहा है कि ईद बाद उसे सदन में पेश किया जाएगा, उस पर बहस होगी और उसे पारित कर दिया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या वाकई में वक्फ संशोधन बिल को पारित कर दिया जाएगा या मुसलमानों की नाराजगी को देखते हुए उसे खारिज कर दिया जाएगा। बने रहिए आप हमारे साथ, जो भी अपडेट होगा आपके साथ शेयर करें।